साथियों, क्वेश्चंस निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन से अगले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। प्रैक्टिस वीडियो में मैंने बताया था, कंप्लीट बताया था इसके बारे में मैंने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो क्या है? अनुच्छेद 51A। ठीक है, आइए थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं आज। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है इसमें। ठीक है, पहला क्या है? संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। चौथा क्या है? जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। पांचवा क्या है? भाईचारे की भावना। छठवां है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना। और आठवां जो मौलिक कर्तव्य आपका है वो है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और 11वां है सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया 2002 में। ठीक है, तो ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्रम के आधार पर भी मौलिक कर्तव्य पूछा जा सकता है। मतलब जैसे आपसे पूछ सकता है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये किस क्रम पर लिखा हुआ है, तो 8वें क्रम पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य के साथ एक चीज और बात कर लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का संबंध वर्णन है। और भाग की बात करें तो भाग 3। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर होता है, दोनों को अलग अलग आप ध्यान रखिएगा। आइए जनगणना पे चलते हैं। जनगणना से जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 82.14%। ठीक है, अब यहीं अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46%। ये आपको याद रखना है। देश की कुल साक्षरता दर की अगर बात करें, कंबाइंड साक्षरता दर की अगर बात करें तो 74.04% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश कौन है, तो है केरल 93.91%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला प्रदेश है बिहार 63.82%। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ, फैक्ट जो बता रहा हूँ, ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रिपीट हो सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर है दादा भाई नेहरू। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, लगातार कांग्रेस के 3 बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो है, जो बार बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन किसने किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न विज्ञान से पूछा गया कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन बी और सी। ठीक है, ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी, ये आपको टिक करना था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि जगन्नाथ मंदिर का संबंध कृष्ण नृत्य शैली से है। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा इसमें पूरी में चल रही है। ठीक है, तो देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो ओडिसी, ठीक है, ओडिसी जगन्नाथ मंदिर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ओडिसी नृत्य शैली से
है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे ज्यादा है। किस प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो है लक्षद्वीप, 92.28%। सबसे कम की अगर बात की जाए तो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? लक्षद्वीप। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने बड़े बेटे शहजादा नसरुद्दीन की याद में। ठीक है, कब? 1231 में। ठीक है, इसको सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज और फैक्ट यहाँ पे जान लीजिए कि इसे सबसे पुराना या पहला मुस्लिम मकबरा माना जाता है। मतलब इल्तुतमिश ने भारत में मकबरा बनाने की शुरुआत की। ठीक है, अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में मकबरा बनाने की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश राइट आंसर होगा। ठीक है, और एक फैक्ट और जान लीजिए यहाँ पर, इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी के लिए चुना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ और जान लीजिए, एक चीज और फैक्ट बता दूं आपको, जो है गोल गुंबज। गोल गुंबज का नाम आपने सुना ही होगा। गोल गुंबज जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे विशाल मकबरा है और भारत का सबसे बड़ा मकबरा है गोल गुंबज। कहाँ है ये कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। ठीक है, यह मकबरा गोल गुंबज, गोल घुमट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है कि पायरोनोमीटर क्या है? तो पायरोनोमीटर एक उपकरण है जो एक सपाट सतह पर, ठीक है, घटना के गोलार्ध क्षेत्र में सौर विकिरण को मापता है। मतलब पायरोमीटर जो है ये सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, अगर एसआई इकाई की बात करें तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है इसका मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अभी तो ऑप्शन पर निर्भर करता है, मैं आपको नाम बता देता हूँ जो नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा, ये नदियाँ क्या होती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। मेरे ख्याल से नर्मदा शायद आपका आंसर में था, तो नर्मदा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रानी गाइदिनेलु का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, रानी गाइदिनेलु को जो है नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। जान लीजिए आप, जो है आपका जन्म जो है 26 जनवरी 1915 को है। ठीक है, मृत्यु 17 फरवरी 1953 को है, 93 को है। ठीक है, रानी गाइदिनेलु के नाम से लोकप्रिय एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वह अपने चचेरे भाई हाइपो जदनु के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि रानी गाइदिनेलु का संबंध किस आंदोलन से था? इसका आंसर हो गया हेराका धार्मिक आंदोलन। हेराका धार्मिक आंदोलन पे आपको टिक करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, किस भारतीय पुरुष कलाकार ने ऑस्कर और ग्रैमी दोनों जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है AR रहमान। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, हम्पी उत्सव कब मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव अक्टूबर-नवंबर में कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर पहला पूछा जाए तो चाइना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण में सैन्य अभियान चलाया? ठीक है, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान चलाया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न विज्ञान से था कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज है ऊर्जा का प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, अगर ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा कैसे? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है।
ठीक है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैव पदार्थ मृदा जैसे अजैविक घटकों से संचित होता है। इन पोषक तत्वों का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में चक्रीय रूप से होता रहता है, ठीक है, मतलब एक साइकिल चलती है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऊर्जा का प्रवाह। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो सुधा सिंह का संबंध एथलीट से, वो एथलेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस तीसरे पुरुष भारतीय ने टेनिस में ओलंपिक पदक प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर है सुमित नांगल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों का टेनिस कप पहली बार कब हुआ। तो पुरुषों का टेनिस कप पहली बार 1968 में हुआ था। आइए यहाँ से अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 28 देता है, ठीक है। वहीं पर अगर अनुच्छेद 28(1) की बात करें तो पूरी तरह से राजनिधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 28(1) क्या है कि ऐसा कोई भी कॉलेज है या विद्यालय है जो कि राजनिधि से चलता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पैसे से चलता है, ठीक है, तो वहां पे किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, बगैर गवर्नमेंट की अनुमति के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अ सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। तो विक्रम सेठ इसके लेखक हैं। 1993 में ये उपन्यास आया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जीएसटी कब लागू किया गया है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। सबसे पहले असम में लागू किया गया था। एक चीज और जान लीजिए, जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से प्राप्त शरद कमल अचंत या अचंत शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है। तो ये तमिलनाडु का त्योहार है, ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता स्कूल भेजेंगे, ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बद्री नारायण, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री गुप्त ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किस मस्जिद में स्थित है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह माने जाने वाले अकबर ने साल 1602 में करवाया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरियप्पन थंगवेलु किस खेल से संबंधित हैं। तो मरियप्पन थंगवेलु का संबंध पैरा एथलेटिक्स से है, ठीक है। आपका जन्म हुआ था 26 जून 1995 को, ठीक है। आप जो है दक्षिण भारतीय हाई जंपर हैं, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में आपने स्वर्ण पदक जीता था। तो फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हार्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो हार्नबिल उत्सव का संबंध है नागालैंड राज्य से है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रायद्वीपीय नदी की क्या विशेषता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं हैं निश्चित जलमार्ग, ठीक है। पहला क्या होगा, निश्चित जलमार्ग, ठीक है, बल का अभाव और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह,
ठीक है, तो ये प्रायद्वीपी नदी की विशेषता है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, तो 1917 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने अपनाए हुए अस्त्र का भारत में सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण की धरती पर किया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अवध ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना, या ब्रिटिशर्स ने अवध पर कब कब्जा कर लिया? तो 1856 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में किसने रजत पदक प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। ठीक है, 87 kg भार वर्ग किलोग्राम में। ठीक है, चलिए यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से है। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राधा रेड्डी को 2000 में पद्म भूषण मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक और जान लीजिए, जो पूछा जाता है अक्सर जो है कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो है पीटी ऊषा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पुस्तक से था कि मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो मून वॉक माइकल जैक्सन की रचना है। ठीक, माइकल जैक्सन की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। उप विजेता कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, अगर ये पूछ सकता है अगले शिफ्ट में। ठीक है, आगे जो शिफ्ट में एग्जाम है कल परसों, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की अगर बात करें तो विजेता टीम है सौराष्ट्र और हराया किसको? महाराष्ट्र को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में शुरू किया गया था। ठीक है, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मेरी भारत भ्रमण पर आए थे। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह पर स्मृति पत्र के रूप में इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज बिटेट ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जॉर्ज बिटेट। ठीक है, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज बिटेट। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे और भाइयों को फ़ायदा पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस सारे तीनों शिफ्टों का एनालिसिस एक साथ मिला करके मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, जिससे आप एक साथ सारे प्रश्नों को देख करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो 1983 में। ठीक है, उसमें कप्तान कौन थे? कपिल देव। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस महीने में मनाई जाती है? तो फाल्गुन मास में होली मनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस क्यों कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर की अंग्रेज सरकार ने खुलकर तारीफ की थी। ऐसी परिस्थिति में उपाधियों को लौटाना जन भावनाओं का सम्मान करने जैसा था। इसी तरह महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपने विरोध का मुख करते हुए केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। आगे आने शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से किसे मिला। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये अभी ऊपर आया था क्वेश्चन ये। तो शरद कमल अचंत को, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड के लिए, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया और 7 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए गए। ठीक है, और 4 खिलाड़ी जो है ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किए गए। ठीक है, तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो 82.14%। ठीक है, वहीं महिला साक्षरता दर की अगर बात करें 65.46% और देश की कुल साक्षरता दर 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर 93.91% और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 63.82%। ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, इसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पे। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 239। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है 86वां जो है संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, 2002 में। ठीक है, इसके द्वारा आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ा गया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस तीनों शिफ्टों को मिलाकर के मिल पाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो ऐसे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।